नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के तीसरे अध्याय नवीन राज्यों के उदय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मराठा को कवर किए थे। मराठा का पहला पार्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिए। उसको देखने के बाद ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, मतलब समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि आधुनिक इतिहास में पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, जिसको मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़े थे उत्तर मुगल काल, उसको भी मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है। अब थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग स्टडी करना है नवीन राज्यों के उदय। नवीन राज्यों के उदय में हम लोगों को पढ़ना है मराठा, बंगाल, जाट, रोहेलखंड, हैदराबाद, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। जैसा कि मैंने ये बताया था कि मुगल सत्ता ज्यों ही खत्म होने लगती है तो उसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे राज्य होते हैं उनका उत्कर्ष होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग मराठा को पढ़ चुके पहले पार्ट को, उसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने वैसे पॉइंट्स को कवर किया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मराठा के दूसरे पार्ट को, जिसमें हम लोग को पढ़ना है टॉपिक है पेशवाओं का काल। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में ही कि मराठा में किस प्रकार से पेशवा का पद चलता रहता है और अंत में राजा राम, साहू जी ये सब प्रक्रिया अपनाते हुए साहू जी के शासनकाल में ही 1713 ईस्वी के दौरान पेशवाओं का जो काल रहता है उसे वंशानुगत कर दिया जाता है। तो उस टॉपिक्स को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग का पहला टॉपिक होगा, एक क्रम पहले एग्जाम में जो बनेंगे क्वेश्चन उससे देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि पेशवाओं के क्रम को लिखें। तो पहले पेशवा जो वंशानुगत के रूप में रहे, पहला हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, दूसरे नंबर में हो जाएंगे बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यदि चलेंगे तो बालाजी, बाजीराव, चौथा आपका हो जाएगा माधवराव प्रथम, पांचवा में हम लोग देखेंगे नारायण राव, छठे में आ जाएगा आपका माधव नारायण राव और अंत में बाजीराव द्वितीय। ये अंतिम पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट में हम लोग इस पॉइंट को कवर करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल रहता है वो 1713 ईस्वी से लेके 1320 तक रहता है, अर्थात 1713 ईस्वी से लेके 1720 तक का इनका पीरियड रहता है। इनके शासनकाल में ऐसे कहा जाता है कि मौर्य जो ये मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक के नाम से बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता है। यदि प्रारंभ से हम लोग क्रम में देखेंगे तो पेशवा के हिसाब से इसका 7वां स्थान बनता है, परंतु यदि वंशानुगत के क्रम से हम लोग देखें तो इनका पहला स्थान आता है। तो पहले वंशानुगत में बालाजी विश्वनाथ रहते हैं। इनके पॉइंट में 2-3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा दिल्ली संधि या मराठा संधि के नाम से भी जानते हैं या मुगल मराठा संधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो फर्रुख सियर को गद्दी पे से हटाने के लिए मराठा और सैयद बंधु जी थे, उन दोनों के बीच में संधि होता है। मराठा और सैयद बंधु के बीच में जो संधि होता है उसे हम लोग मराठा और मुगल संधि के नाम से जानते हैं या दिल्ली संधि के नाम से जानते हैं या मराठा संधि के नाम से जानते हैं। किस लिए किया गया था? तो फर्रुख सियर को हटाने के लिए यह संधि लाया गया था। इस संधि पे जो जारी किया गया था पत्र, उस पे जो हस्ताक्षर था वो अगले मुगल बादशाह रफीउद दरजात का था। उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति का कथन है रिचडन टेम्पल का कहना है कि मराठा का मैग्ना कार्टा, ये क्या होता है?
तो ये जो संधि हुआ है बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के बीच में जो संधि होता है फर्रुख सियर को हटाने के लिए, इसमें सिग्नेचर किया जाता है हस्ताक्षर रफीउद्दर्जात का। यह प्रक्रिया जो है मराठा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसलिए चूंकि मुगल सत्ता दिन प्रतिदिन खत्म होती ही जाती है और मराठा उत्कर्ष होता जाता है, इसी बात को लेकर रिचर्ड डेम्पल ने ये कहा है कि यह प्रक्रिया जो देख रहे हैं, यह सारी प्रक्रिया मराठा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेशवा के रूप में कौन आए, बाजीराव प्रथम। इनका कार्यकाल 1720 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी तक रहता है। देखिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इनका एक कथन है कि हमें जर्जर वृक्ष पर या जर्जर वृक्ष के तने पे प्रहार करना चाहिए। जो एक वृक्ष है, हमें वृक्ष के जर्जर तने पे प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो ऑटोमेटिक ही टूट जाएगी। ये कथन इसलिए कहा गया है क्योंकि मुगल सत्ता दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही थी और मराठा का उत्कर्ष हो रहा था। जैसे कि हम लोग इस टॉपिक में पढ़े थे, दिल्ली का संधि, मराठा संधि और मुगल मराठा संधि, यह संधि साबित कर रहा था कि बाजीराव प्रथम का यह कथन कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इनके बीच में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से युद्ध हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिसमें आपको पहला दिख रहा होगा सुकर खेरा का युद्ध। सुकर खेरा का जो युद्ध होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो होगा वो मुगल के तरफ से होगा और एक पक्ष जो होगा आपको मराठा के तरफ से होगा। देखिए जैसे कि मानते हैं ये आपका मुगल का क्षेत्र हो गया, ये मुगल हो गया। नीचे इसमें जो हम आते हैं, इसमें आपका मराठा और दक्कन के जो निवासी थे, जिसको हम लोग निजाम बोलते हैं। सुकर खेरा के युद्ध में मराठा प्लस निजाम, मतलब दक्कन के जो सूबेदार के रूप में रहते हैं मराठा और निजाम, ये दोनों एक तरफ, जबकि मुगल के तरफ से जो रहते हैं सूबेदार, उसका नाम रहता है मुबारिक खां। दोनों के बीच में युद्ध होता है और मुगल हार जाते हैं। मुगल क्या होते हैं, हार जाते हैं और दक्कन के क्षेत्रों पर जो ये अधिकानिजन क्षेत्र रहता है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मराठा, दक्कन और मुगल के बीच में जब आंदोलन होता है, युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, सुकर खेरा का युद्ध, जिसमें मुगल के जो रहते हैं गवर्नर के रूप में शायद मुबारिक खां, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब अंत में एक समझौता होता है। वो समझौता जो होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे उसके समझौते के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको उस पॉइंट को कवर करना है। सुकर खेरा का युद्ध, एक तरफ से मराठा के साथ मिला हुआ कौन, दक्कन का निजामुल, और उस साइड से मुगल के क्षेत्र से कौन था, मुबारिक खां। ये दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसमें पराजय हो जाते हैं मुगल बादशाह लोग। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखिए पाल खेरा का युद्ध। पाल खेरा का युद्ध जो है 7 मार्च 1728 ईस्वी को होता है। ये किनके बीच में होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो निजाम और मराठा के बीच में, निजाम और मराठा के बीच में जो है पाल खेरा का युद्ध होता है, जिसमें शिवगांव की संधि होती है। इसमें ऐसा होता है कि ये मराठा पराजय हो जाते हैं और मराठा पराजय होने के पश्चात शिवगांव की संधि होती है और शिवगांव की संधि में दक्कन प्रक्षेत्र मराठा का हो जाता है। यहाँ मराठा सर्वोच्च हो जाते हैं। एवं प्रकार से एक और भी युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं अमझेर का युद्ध। अमझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में बाजीराव, मराठा के तरफ से बाजीराव और मालवा के तरफ से जो रहते हैं वो गिरधर बहादुर रहते हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस बाजीराव के द्वारा मालवा पे अधिकार कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बाजीराव और मालवा के बीच में जो युद्ध होता है उसे हम लोग अमझेरा का युद्ध कहते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं।
एक नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से है 1732 ईस्वी को। 1732 ईस्वी को जो मराठा रहते हैं, मराठा का जो क्षेत्र रहता है वो 4 भागों में बांट दिया जाता है। किसके द्वारा? बाजीराव प्रथम के द्वारा। और आप सभी को पता होगा एक परिवार का नींव एकता होता है, और यह राज्य का भी जो प्रपंच था, ये राज्य में अलग अलग टुकड़े हो गए थे, जिसका एक कारण यह भी था जो विनाश की ओर जा रहा था। तो वो 4 क्षेत्र कौन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे 4 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। फिर देखिए भोपाल का युद्ध होता है। भोपाल के युद्ध में क्या होता है? भोपाल के युद्ध के दौरान एक बाजीराव फिर से निजाम के बीच में युद्ध होता है, जिसमें बाजीराव जीत जाते हैं और निजाम और इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, जिसे हम लोग 1738 ईस्वी के क्षेत्र में 1738 ईस्वी के दौरान एक संधि होता है, जिसे हम लोग दूरसराय की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के दौरान नर्मदा चंबल का क्षेत्र भी बाजीराव के अंदर में आ जाता है। अब देखिए एक पॉइंट जो 1732 ईस्वी का, 1732 ईस्वी में बाजीराव जो है, बाजीराव प्रथम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? तो मराठा के क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? तो सिंधिया का क्षेत्र, सिंधिया का जो क्षेत्र आते हैं, सिंधिया ग्वालियर का सिंधिया हो जाता है, नागपुर भोसले दूसरा हो गया, और बड़ोदरा का भी हम बात करें गुजरात में ही है तो वो आपका आ जाएगा गायकवाड़, और चौथा पॉइंट यदि हम लोग ले इंदौर तो हो गया आपका होलकर। तो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, होलकर, ये 4। इसके संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया, ग्वालियर के अंतर्गत इनका क्षेत्र आता था। भोसले नारायण नागपुर के अंतर्गत आते थे, इनके संस्थापक के रूप में किसे जानते थे? रघुजी भोसले को। गायकवाड़ बड़ोदरा के अंतर्गत गुजरात का एक भाग है, इसका स्थापना किसने किया था? पीलाजी राव ने। और होलकर के बारे में चर्चा करें तो मल्हार राव होलकर के द्वारा इंदौर क्षेत्र में लाया गया। अर्थात मराठा जो 4 क्षेत्र में बचा, कहाँ कहाँ पे? सिंधिया में, नागपुर में, बड़ोदरा में और इंदौर में, 4 जगह। उसके संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं सिंधिया को, भोसले को, गायकवाड़ और होलकर को। फिर कौन कौन से क्षेत्र में रहे? तो सिंधिया ग्वालियर के क्षेत्र में रहे थे, भोसले नागपुर के क्षेत्र में, गायकवाड़ बड़ोदरा के क्षेत्र में और होलकर जो है इंदौर के क्षेत्र में। अब आइए स्थापना, मतलब उसके क्षेत्र के प्रमुख शासक कौन बने थे? तो सिंधिया के बने थे राणोजी सिंधिया, जो ग्वालियर का स्थापना किए थे। नागपुर की स्थापना के नाम से भी रघुजी भोसले को जानते हैं। बड़ोदरा का स्थापना पीलाजी राव के द्वारा किया गया था और होलकर के द्वारा इंदौर शहर बसाया गया था या उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट जो पेशवा आते हैं वो पेशवा आते हैं बालाजी बाजीराव। इनका कार्यकाल 1740 ईस्वी से 1741 के बीच में रहता है। इसे एक अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए 1750 ईस्वी में संगोली का जो युद्ध होता है, संगोली का जो संधि होता है, वो राजा राम द्वितीय और मराठा के तरफ से बालाजी बाजीराव के बीच में होता है, जिसमें ये होता है कि जो राजा राम द्वितीय का जो क्षेत्र रहता है वो भी क्षेत्र बालाजी के अंतर्गत मिला लिया जाता है। अर्थात जो दक्षिण का क्षेत्र राजा राम द्वितीय को दिया गया था वह संगोली के संधि के दौरान मिला लिया गया था। ये हुआ आपका संगोली से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो मराठा के तरफ से कौन? बालाजी बाजीराव, और मराठा के बाद अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है। ये 2 पॉइंट इनसे रिलेटेड हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में हम लोग जोड़ ले तो मराठा ने झांसी पे, मराठा जो थे अर्थात बालाजी बाजीराव,
इन्होंने अपना पहला उपनिवेश जो बनाया था 1742 ईस्वी में झांसी पर अपना उपनिवेश बनाया, और 1751 ईस्वी में मराठा जो है उड़ीसा पे अधिकार कर लिया, और 1752 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध के दौरान एक संधि होती है जिसे हम लोग भलकी की संधि के नाम से जानते हैं, भलकी की संधि के नाम से जानते हैं। और नीचे आप देख रहे होंगे सिद्धखेड़ा का युद्ध। तो ये सिद्धखेड़ा का जो युद्ध है 1757 ईस्वी के दौरान होता है। इसमें क्या होता है कि निजाम की जो अर्थ निजाम हैदराबाद के अंतर्गत आते हैं, उसके बहुत से सारे क्षेत्र जीत को मराठा अपने अंडर में ले लेते हैं। क्वेश्चन अभी एग्जाम में बनेगा। तो भलकरी की संधि इनके बीच में, मराठा और निजाम के बीच में। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 1751 ईस्वी में उड़ीसा पर मराठा का अधिकार हो गया। 1742 ईस्वी में झांसी पर उपनिवेश, झांसी उपनिवेश का मतलब हुआ कि एक कोई भी राज्य दूसरे राज्य पे जाकर अपना व्यापार स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इनसे जो जुड़ा हुआ पॉइंट था। अब तो याद भी आप लोगों को करना है, याद करने में यदि समस्या आता है तो एक ट्रिक देख लीजिए आप लोग। इस पहला नाम हम लोग याद करते हैं बालाजी विश्वनाथ। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हुआ, बाजीराव प्रथम। इसका ये लीजिए, इसका ये लीजिए। नेक्स्ट में देखिए बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए फिर माधवराव प्रथम, फिर नारायण राव। फिर नेक्स्ट में आप लोग देखिएगा माधव और नारायण, माधव नारायण राव। और अंत में तो बाजीराव द्वितीय ही आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट। अगले आते हैं पेशवा माधव राव। इनका कार्यकाल 1761 से लेके 72 के बीच में होता है। अब देखिए जैसे ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, इसमें मराठा तो पराजय हो जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। इसके अंतर्गत ये होता है कि मराठा का सारा क्षेत्र खत्म होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन तब भी कर्नाटका और हैदराबाद से जो है ये कौन सा माधवराव प्रथम चैथ मांगते हैं। जैसा कि हम बताए थे, चैथ एक प्रकार का कर होता है जो हम अन्य राज्यों पर, जिस राज्य को हम लोग जीत लेते हैं उस राज्य का 1/4 भाग उसके कर हम लोग लेते हैं। तो निजाम और कर्नाटका से चैथ वसूला गया था। दूसरा, मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, इस समय मराठा के संरक्षण में थे। क्वेश्चन इस समय बन सकता है कि शाह आलम द्वितीय किस पेशवा के अंतर्गत थे? तो कौन से पेशवा है वो? माधवराव प्रथम। ठीक है। अब माधवराव प्रथम का जब मृत्यु होने लगता है, जब मृत्यु हो जाता है तो पेशवा पद धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, इसका नींव खत्म होते ही जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पेशवा पद अंत हो गया और किस प्रकार से पूरे साम्राज्य पे जहां तक मराठा था वो सारा तितिर बितिर होके अंत हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, इन सबों से एग्जाम बनेंगे नहीं क्वेश्चन, लेकिन चूंकि हम लोग क्रम पढ़ रहे हैं तो क्रम तो एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट बनते हैं नारायण राव। ये नारायण राव जो रहते हैं माधव राव प्रथम के भाई रहते हैं, छोटे भाई। इसके छोटे भाई कौन है? नारायण राव। और इनको जो मार देते हैं अर्थात इनकी हत्या कौन कर देते हैं? रघुनाथ राव के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है 1772 से 73 के बीच में। अब देखिए इनका पुत्र माधव नारायण राव 1774 से 95, ये सब अस्तित्व में नहीं रह पाते, धीरे धीरे ये खत्म होते चले जाते हैं। तो इनका ये जो संरक्षण में रहते, मराठा जो है अब संरक्षण में आता है। तो माधव और नारायण राव के जो नाना रहते हैं फडणवीस, उसके देख रेख में मराठा अब चलने लगता है। अर्थात जो पेशवा है उसके हाथे ना आके बल्कि किसी और व्यक्ति के हाथ में अन्य राज चलता है। तो उनकी नाना जो थे फडणवीस, उनके देखरेख में चलता था और ये माधव नारायण राव। इसके बाद जो अंतिम पेशवा बनते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, अंतिम पेशवा कौन? तो बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा थे। और 1795 से लेके 1818 ईस्वी का जो काल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाजीराव द्वितीय का काल। क्योंकि 1818 ईस्वी के बाद जो है पेशवा बिल्कुल से अंत हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि पेशवा पद कब से खत्म हो गया?
तो 1818 ईस्वी से खत्म हो गया। क्योंकि पेशवा पद खत्म हो चुका था, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ था। तो अब जो आए थे बाजीराव द्वितीय, इसमें देखिए, इसमें जो मराठा का क्षेत्र था, इसमें दो तीन चीज थे, जैसे दो तीन राजा थे। एक बाजीराव प्रथम थे, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव सिंधिया, अर्थात ये तीनों मिलके एक राज्य पे राज्य करते थे, जो हम लोग बाजीराव द्वितीय के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पूना में पेशवा एवं होलकर के बीच इससे संबंधित है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही, इन दोनों के संघर्ष के बाद ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जिसे हम लोग बेसिन की संधि के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय के बीच में पुणे में पेशवा और एवं होलकर के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें बेसिन की संधि हुई। कब हुई? तो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि मराठा का क्षेत्र था, वो लगभग 6 भागों में अलग अलग बट गया था, 6 क्षेत्रों में, अलग अलग रियासतों में ये बढ़ चुके थे, जिसमें हम 4 का ही चर्चा की है। 2 जो आपका आता है वो प्रमुख शासक के रूप में आता है। जैसे यदि हम लोग बोले सतारा पे जो अधिकार होता था वो छत्रपति का होता था, जबकि पूना पे जो अधिकार होता था वो पेशवाओं का होता था। तो 2 को तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो 2 जो है उससे कम क्वेश्चन बनेंगे भी, तो आप लोग उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये 4 जो क्षेत्र थे, सिंधिया का क्षेत्र, गायकवाड़ का क्षेत्र, नागपुर का क्षेत्र और होलकर का क्षेत्र, इंदौर, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक जैसा कि मैंने ये बता चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जो कवर करेंगे, इनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट देख लीजिए। जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तो गायकवाड़ अर्थात बड़ोदरा के जो संस्थापक के रूप में रहते हैं, अर्थात जो शासक के रूप में रहते हैं, पिलाजीराव रहते हैं, उसी के अंतर्गत काम करने वाला दामाराव जो है मराठा का मदद करते हैं। नेक्स्ट में, क्योंकि ये सब मराठा का ही भाग है, लेकिन इन सबों के अलावा जो है गायकवाड़ क्षेत्र की तरफ से जो शासक थे दामाराव, वो मदद किए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। उम्मीद करते हैं कि अभी तक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी आप चूंकि जब यह छोटे छोटे राज्यों में बट गया था और अंग्रेज का तो आधिपत्य चल ही रहा है, जैसा कि आप लोगों को मैंने ये क्रम बताया था कि यूरोपीय कंपनी आगमन में अंग्रेज बच गए, उत्तर मुगल काल में अंग्रेज बच गए, तो ये सारा खेल अंग्रेजों का रचाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से अब मराठा अस्तित्व से खत्म हो रहा है, किस प्रकार से मराठा खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेज और मराठा के बीच में 3 प्रमुख युद्ध होते हैं, जिसको हम लोग पहला जो है आंग्ला मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। आंग्ला मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए, आंग्ला मराठा युद्ध का जो होता है, आंग्ला मराठा मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध। इन सबों को जानने से पहले 2-3 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहले जान लीजिए। पहले आपको ये जानना होगा सूरत की संधि। सूरत की जो संधि होती है वो अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में होती है। तो ये संधि क्यों होती है? सूरत की संधि 1775 में अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में। तो ये कहा जाता है कि जब भी आपका क्षेत्र दिग्विजय होगा, मतलब इसमें सिर्फ ये बात है कि इस सूरत की संधि के अंतर्गत ये शर्त था कि रघुनाथ राव को ही शासक पेशवा बनाया जाएगा। तो सूरत की संधि 1775 में अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में होती है। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो है वो 1775 से लेके 82 के बीच में होता है। लेकिन इसमें 3 चीज जानना इम्पोर्टेंट है, आप जो एग्जाम में बनने हैं क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन बिल्कुल ही बनेंगे। तो वो क्वेश्चन में आपका आ जाएगा पुरंदर की संधि, दूसरा बड़गांव की संधि, तीसरा सालबाई की संधि। ये जो 3 देखें, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान 3 प्रकार की संधि होता है। कौन कौन सा? पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। देखते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है वो 1 मार्च 1776 ईस्वी में 1 मार्च 1776 ईस्वी में होती है। इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। अंग्रेज गवर्नर जनरल के रूप में यदि हम लोग चर्चा करें तो वॉरेन हेस्टिंग जो होते हैं
कर्नल को भेजते हैं पुणे के दरबार में। कर्नल को, उस कर्नल का नाम रहता है अपटन। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा पुणे के दरबार में कर्नल अपटन को भेजा जाता है। किस चीज के लिए? तो स्वीकृति के लिए। पुरंदर की संधि स्वीकृत नहीं होती है। नेक्स्ट में पुनः बरगांव की संधि होती है उसके 3 साल के बाद 1789 ईस्वी में। ये भी पुणे के दरबार में ही वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही भेजा जाता है, लेकिन बरगांव की संधि में जो पेशवा वगैरह रहते हैं वे इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट में सालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में, जिसमें सिंधिया और पुणे के दरबार में जो रहते हैं नारायण। अब देखिए एक पॉइंट याद रखिए, ये दोनों विफल रूप में काम हुआ, ये दोनों विफल हुआ, जबकि ये सफल हुआ। ये सफल हुआ। सफल क्यों हुआ? तो सालबाई की जो संधि हुई थी कब? 1782 ईस्वी में। इसमें माधव नारायण के सहयोग से, माधव नारायण के सहयोग से यह स्वीकृत प्राप्त हो चुका था। यह संधि पूर्णिया सिंधिया, जिसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, सालबाई की संधि 1782 में। यह पूर्ण रूप से सफल रही। किसके कारण? तो माधव नारायण के द्वारा। तो देखिए आप लोग, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 3 संधि हुई, पुरंदर की संधि, बरगांव की संधि और सालबाई की संधि। बस इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कब हुआ, बस इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे सेकेंड, द्वितीय मराठा युद्ध। तो द्वितीय मराठा युद्ध जो है 1803 से लेके 5 के बीच में होता है। इसमें भी 2 संधियां होती है। 2 संधियां में देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि। पहला संधि जो है 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को भोसले और अंग्रेजों के बीच में होते हैं। भोसले और अंग्रेजों के बीच में होते हैं। दूसरा भी हम लोग चर्चा करें तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो पॉइंट को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग थर्ड कर्नाटका, सॉरी माफ कीजिएगा, थर्ड मराठा युद्ध जो हुआ था वो, उसके अंतर्गत पुणे की संधि हुई थी जो 13 जून 1817 ईस्वी में 13 जून 1817 ईस्वी में हुआ था। इस पुणे की संधि में किसके बीच में हुआ था? पुणे का संधि तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अब पूर्ण रूप से मराठा सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 जून 1818 ईस्वी में अंग्रेज के मोलतीन बोल सकते, अंग्रेज के खिदमतगार जिसको बोल सकते हैं कि सहयोगी, जिसके अंतर्गत सब कार्य होता था, तो अंग्रेज के जो खिदमतगार थे उसके अंतर्गत जो है बाजीराव द्वितीय 3 जून 1818 ईस्वी को अपना सारा चीज छोड़ के उसके समर्पण में चले आते हैं। तो मराठा संघ का अंत हो जाता है। मराठा संघ का जो अंत हो जाता है कब? तो पुणे के संधि के बाद 1 वर्षों के पश्चात ही, कब? 1818 ईस्वी में। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव। और 2-3 पॉइंट याद रखिए कि अब छोटे छोटे राज्य भी बचे हुए। मराठा का जो छोटा छोटा राज्य था वो भी बचा हुआ था, लेकिन वो भी अंग्रेज नहीं छोड़ा, संधि के माध्यम से लेता ही चला गया। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो ग्वालियर की संधि होती है। कहाँ पे? ग्वालियर की संधि अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। ग्वालियर की संधि किसके बीच में? अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। कब? 5 नवंबर 1817 ईस्वी में। अब सिंधिया भी चला गया। नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता है? तो ये जो क्षेत्र आता है वो भोसले और अंग्रेजों के बीच में होता है। भोसले और अंग्रेजों के बीच में सहायक संधि कब? 27 मई 1816 ईस्वी को। 27 मई 1816 ईस्वी को सहायक संधि होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अंत में मंदसौर का क्षेत्र आता है और
जिसमें होल्कर और अंग्रेजों के बीच में संधि हो जाती है, जिसे हम लोग मंदसौर की संधि के नाम से जानते हैं। किसके बीच में? अंग्रेज और होल्कर के बीच में। अब सारा का सारा क्षेत्र चला जाता है। अंत में हम लोग देखते हैं इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि अंतिम छत्रपति कौन? तो शाहजी अप्पा साहेब। अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहेब। और जो आप लोग होल्कर पॉइंट एक बार देख रहे होंगे, जो हम लोग बताए थे 4 क्षेत्र, होल्कर में एक का नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अहिल्याबाई होल्कर। उनके द्वारा ही वर्तमान में आप लोग देखेंगे अन्नपूर्णा मंदिर, विष्णु मंदिर। इतना ही नहीं, अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वर्तमान में, उनका स्ट्रक्चर जो है वो होल्कर के द्वारा ही, अहिल्याबाई होल्कर के द्वारा दिया गया स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियोस को आप 1 बार 2 बार देखिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। और जहां भी समझने में दिक्कत हो रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मिलेंगे। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। धन्यवाद।